गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सब ने लास्ट क्लास में वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य के बारे में पढ़ा था कि उसके प्राथमिक या स्वामियों के आर्थिक कल्याण को वृद्धि करने वाले कौन कौन से उद्देश्य हैं, उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करी थी। आज हम सब यहाँ पर वित्तीय प्रबंध के कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वित्तीय प्रबंध के कार्य जो होते हैं उसके बारे में विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत है। एक ही कार्य को विभिन्न विभिन्न विद्वानों द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। कुछ लोग निर्णय के अनुसार इनके कार्य को विनियोग निर्णय, वित्त प्रबंधन निर्णय या लाभांश निर्णय के नाम से जानते हैं। तो कई विद्वान इन्हीं कार्यों को वित्तीय नियोजन, संपत्तियों का प्रबंध, कोषों का संग्रहण के हिसाब से कार्य का विभाजन करते हैं। कुछ लोग इसको आवर्ती या अनावर्ती वित्त कार्य के रूप में इसको विभाजित करते हैं, और कोई प्रशासकीय या नैतिक या दैनिक कार्य के रूप में भी इसको विभाजित करते हैं। हम सब जो वित्तीय प्रबंध के कार्य पढ़ने जा रहे हैं उनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटेंगे। पहला है प्राथमिक कार्य, दूसरा है नैतिक कार्य। प्राथमिक कार्य वे कार्य होते हैं जो किसी भी संस्था या व्यावसायिक इकाई के द्वारा मुख्य लक्ष्य में जो उसके शामिल होते हैं। इन कार्य को अपने को इसका मूलभूत कार्य है उनको प्राथमिक कार्य में विभाजित करेंगे, और जो दैनिक दिन प्रतिदिन क्रियाओं के कार्य होते हैं उनको नैतिक या दैनिक कार्य में विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले हम प्राथमिक कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। प्राथमिक कार्यों में कोषों का नियोजन, उनका संग्रहण, आवंटन, उनका नियंत्रण आदि कार्यों को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कोषों का नियोजन। कोषों के नियोजन से तात्पर्य है कि किसी भी संस्था के वित्तीय प्रबंधकों के द्वारा जिनमें उनको लगाया गया है उनका मुख्य वित्तीय प्रबंधकों के द्वारा उनको संस्था में नियोजित करने का उद्देश्य यही रहता है कि वो संस्था के लिए वित्तीय कार्यों संबंधी प्रबंध इस प्रकार से करें कि उनके कम लागत पर उनको अधिकतम लाभ हो सके। उनके कोषों का संग्रहण हो या उनका उपयोग हो, उन सब के बारे में समुचित निर्णय वो कर सके। तो सबसे पहला उनका कार्य है कोषों का नियोजन। नियोजन से तात्पर्य है कि संस्था के अनुरूप एक ऐसी सुदृढ़ विकसित योजना तैयार करना ताकि उस योजना से व्यवसाय के वित्तीय कार्यों को निर्धारण अच्छे से हो सके और संस्था में कोषों को कम लागत पर प्राप्त किया जा सके और उन साधनों की आवंटन इस प्रकार से हो कि उनको बर्बादी ना हो और संस्था के कोषों का समुचित उपयोग हो सके। इसके लिए वित्तीय प्रबंधक वित्त संबंधी नीतियों का निर्धारण भी करते हैं, चाहे वो पूंजी की मात्रा का या उसका आकार निर्धारण करने वाली नीति हो, या फिर पूंजीकरण को निर्धारित करने वाली नीतियाँ हो, या कोषों को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से हम उनका संरचना, क्षमता और दीर्घकाल ऋण पूंजी है उसमें किस प्रकार से विभाजित करेंगे, उन सब के बारे में वित्तीय प्रबंधकों के द्वारा कोषों का नियोजन संबंधी कार्य किया जाता है। जब कोषों का नियोजन हो जाता है तो उसके बाद में संस्था के लिए कोषों का संग्रहण किया जाता है। अब संग्रहण करेंगे तो ऋण या क्षमता अंश पूंजी के रूप में करेंगे। तो ऋण पूंजी का भाग कितना हो, अंश पूंजी का कितना हो, ये तो हमने सबने पहले तय कर लिया था नियोजन करते टाइम। अब उसको संग्रहित करेंगे तो उसके लिए संग्रहण के लिए दीर्घकालीन अंश पूंजी के लिए या ऋण पूंजी हो तो उनको बाजार में
जारी करना, शेयर पूंजी कैपिटल, और उन सबको शेयर या डिबेंचर कैपिटल को प्राप्त करना कम से कम लागत पर। तीसरा मुख्य कार्य है कोषों का आवंटन। वित्तीय प्रबंधकों के द्वारा जब संस्था में कोषों का संग्रहण कर लिया जाता है तो उसके बाद में वो कोषों का संपत्तियों में आवंटन करते हैं और उन्हें स्थायी या कार्यशील पूंजी के लिए कोषों को वो आवंटित करते हैं। अगला अपन देखते हैं वित्तीय प्रबंधकों के द्वारा कोषों का नियोजन, संग्रहण और आवंटन करने के बाद में संस्था को जो आय की प्राप्ति या लाभों की प्राप्ति होती है, उन लाभों को का विभाजन भी या उनका हिस्सा जो होता है संस्था के स्वामियों में बंटता है। स्वामियों में उनका जो लाभांश का विभाजन होता है उसके लिए लाभांश निर्णय की जो कार्य होता है वो सब वित्तीय प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है कि इस लाभांशों को विभाजित करने के लिए कठोर नीति अपनाई जाए या लिबरल नीति उसमें हो, ताकि संस्था के द्वारा वित्तीय स्थिति और उनकी सुदृढ़ हो सके और संस्था में नकदी या कोषों का पर्याप्त कार्यशील पूंजी बनी रहे। अगला मुख्य कार्य है कोषों का नियंत्रण। वित्तीय प्रबंधकों के द्वारा संस्था के लिए जो कोष का जो संग्रहण किया जाता है उन पर आवंटन करने के बाद उन पर उचित प्रकार से नियंत्रण भी हो, उनके लिए प्रमाप निर्धारण हो, निष्पादन उनकी कार्य कुशलता को परखने के लिए नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। और उन नियंत्रण तकनीकों के माध्यम से अगर वो विचलन प्राप्त होते हैं, अगर वो विचलन संस्था के लिए सहनीय हैं, टॉलरेंस लिमिट में है, तो फिर उनको शीघ्र ही उनमें क्या क्या अपन सुधार करवा सकते हैं इसके लिए कार्रवाई करना। अगर असहनीय है तो उन पर उस प्रकार से कार्रवाई करना। अगला मुख्य कार्य है फर्म के अन्य विभागों से समन्वय रखना। वित्तीय प्रबंधकों के द्वारा किसी भी संस्था में वित्त कार्य के अलावा, वित्त विभाग के अलावा अन्य विभागों से, चाहे वो लेखा व शाखा हो, उत्पादन विभाग हो, विक्रय वितरण विभाग हो, उन सब में आपस में तालमेल हो। अगर अच्छा समन्वय रहेगा तो फर्म के लिए विभिन्न निर्णयों में सार्थक साबित होगा। इस प्रकार से संस्था के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी। अगला मुख्य कार्य है यदा कदा। अगला कार्य है यदा कदा किए जाने वाले कार्य। ये वे कार्य होते हैं जो वित्तीय प्रबंधकों को कभी कभी करना होता है, जैसे कंपनी का निर्माण, उद्योग के समय उनका प्रवर्तन के समय वित्तीय योजना का निर्माण करना, कंपनी को अगर समापन हो रहा हो तो उनकी संपत्तियों का मूल्यांकन करना, या उन कंपनी का या संस्था का पुनर्गठन हो रहा हो तो वित्तीय पुनर्गठन के समय उनको यदा कदा जो कार्य करने होते हैं वो वित्तीय प्रबंधकों के प्राथमिक कार्य में शामिल होते हैं। वित्तीय प्रबंधक प्राथमिक कार्य के अलावा उनके द्वारा दैनिक कार्य को भी निर्धारित किया जाता है। वो अपने संस्था की निम्न स्तरीय या जो जैसे लेखाकार है, जो बुक कीपिंग करते हैं, कैशियर है, और अपने अधीनस्थ बाबुओं के द्वारा जो कार्य करवाए जाते हैं वो नैतिक कार्यों में शामिल होते हैं। वित्त प्रबंध में वित्त का मतलब मुद्रा,
तो सर्वप्रथम किसी भी संस्था में रुपया आता है और जाता है वो उत्पादन को विक्रय करने के फलस्वरूप, और कच्चा माल खरीदेंगे तो उसका भुगतान भी करना होता है। तो रोकड़ प्राप्ति और भुगतान के लिए पर्यवेक्षण करना, उनका लेखांकन समुचित ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है, इस पर ध्यान रखना। रोकड़ शेषों को व्यवस्थित एवं सुरक्षित रखना। संस्था के लेखांकन कार्य के दौरान जो खाता बहिया है, उन खाता बहियों के माध्यम से रोकड़ शेषों का, उनको अवशेष क्या क्या है, उन अवशेषों के हिसाब से जो बैलेंस संस्था के लिए रहता है उसको ऐसा सुरक्षात्मक तरीका हो कि उस कोष को अपव्यय नहीं हो सके, उनका मिसयूज ना हो, और कैशियर या जो उसके देख रेख के लिए किसी अधिकारी को लगाया जाता है तो उन्हीं की देख रेख में वो कोष का संस्था में संरक्षण रहे। उधार के व्यवहारों का प्रबंध करना। उधार के व्यवहारों के तात्पर्य संस्था के द्वारा जो माल को बेचा जाता है तो उस उधार विक्रय के फलस्वरूप उनकी एंट्रियां तो लेखांकन कार्य के दौरान हो गई, अब उससे प्राप्तियों का प्रबंध, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट जो होता है वह वित्तीय प्रबंध का ही एक हिस्सा है। उसमें देनदारों से किस प्रकार से अपन प्राप्त करेंगे, देनदारों से जल्दी भुगतान प्राप्त करने के लिए अपन क्या क्या स्कीम ला सकते हैं, इन सब के बारे में डिसीजन लिए जाते हैं ताकि संस्था में कोषों का पर्याप्त आपूर्ति व्यवस्था बनी रहे। प्रतिभूतियों एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रलेखों को सुरक्षित रखना। वित्तीय प्रबंधकों के द्वारा संस्था में जो विनियोग निर्णय हैं उनके जो महत्वपूर्ण प्रलेख है उन सबको सुरक्षित रखना एक नैतिक कार्य, दैनिक कार्य कैसा है उसके बारे में निर्णय करना, वो तो प्राथमिक कार्य में आता है, लेकिन उनके जो देख रेख संबंधी कार्य है वह नैतिक कार्य का ही एक हिस्सा है। पेंशन व कल्याण योजनाओं का प्रशासन। संस्था के जो कर्मचारी उनको पेंशन देना, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं देना, और समाज में भी जैसे कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार CSR है, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अनुसार किसी भी कंपनी को अपने लाभों का 2% हिस्सा अपने जहाँ समाज में वह व्यवसाय की इकाई स्थापित है उस क्षेत्र में वो 2% से जो लाभ राशि है उसको खर्च करते हैं ताकि समाज के प्रति भी वो वफादार हो सके। शीर्ष प्रबंधक को सूचनाएं भेजना। संस्था के वित्तीय प्रबंध विभाग द्वारा जो हायर मैनेजमेंट है उसको जिन जिन सूचनाओं की दैनिक रूप से सूचना भेजनी होती है, वो चाहे खाता बही का बैलेंस हो, डेली ट्रायल लेजर बैलेंस हो, इन्वेस्टमेंट के बारे में हो, रिसीवेबल्स के बारे में हो, डेटर्स क्रेडिटर्स की जो भी सूचनाएं होती है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू उनको भेजना। लास्ट है राजकीय नियमों की पालना करना। राजकीय नियमों की पालना से तात्पर्य वित्तीय प्रबंधकों को संस्था जो विक्रय के दौरान है, चाहे वो विक्रय सेल टैक्स जो आजकल GST का रूप में स्थापित हो चुका है, उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही है, GST का जो अपने को क्रेडिट मिलने के बाद में जो पेमेंट करना होता है डिपार्टमेंट को, उसको पेमेंट किया कि नहीं किया, क्वार्टरली एनुअली रिटर्न भरी कि नहीं भरी, इसके साथ साथ जो कॉर्पोरेट टैक्स है या जो एकल स्वामित्व फर्म है उनको जो इनकम टैक्स की जो लायबिलिटी है या TDS अगर अपने को कहीं भी काटना हो, TCS की लायबिलिटी है, वो सब समुचित रूप से
जो गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन के अनुसार उनका भुगतान होता रहे, इसकी व्यवस्था हमेशा बनी रहे, ताकि संस्था को सरकार के द्वारा जो जुर्माने या फिर पेनल्टी लगाई जाती है उसके दायरे में वो नहीं आए। इस प्रकार से अपने आज की क्लास में देखा कि वित्तीय प्रबंधन के प्राथमिक और दैनिक कार्य के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करी। धन्यवाद।